हेलो, वेलकम टू इनोवेटिव फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम कोटा है। मैं विजय बघेल आपका स्वागत करता हूं फिर से। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एनर्जी कैरी करती है उसमें एनर्जी डेंसिटी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है। एट फर्स्ट आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड है एंड ये टॉपिक है एनर्जी की कैलकुलेशन के लिए। सो एज वी नो दैट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, राइट, सपोज दिस इज वाई डायरेक्शन, दिस इज जेड डायरेक्शन एंड दिस इज एक्स डायरेक्शन। सपोज एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है बाय एंड जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है एंड जो इनका प्रोपोगेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का वो कुछ इस तरह से है and this is the magnetic field vector here, right? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये इस तरह से ऑसिलेट हो रहा है एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट होगा। ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हियर। ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है यहाँ पे। ठीक है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर and magnetic field vector both are perpendicular to each other. So that is electric field vector perpendicular to magnetic field vector which is perpendicular to wave velocity. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके। एंड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेव वेलोसिटी ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है एंड ये सेम फेज में होती है। सेम फेज मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमा अटेंड करेगी सेम टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमा अटेंड करेगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड जीरो होगा तब मैग्नेटिक फील्ड का भी एम्पलीट्यूड जीरो होगा, मतलब ये सेम फेज है। ठीक है ना। एंड दोनों तीनों जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है। एंड इन एयर की अगर मैं बात करूं या फिर इन वैक्यूम की मैं अगर बात करूं, इन एयर और इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट विल बी गिवन बाय अंडर रूट म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट एंड इन केस ऑफ मीडियम, मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट विल बी गिवन बाय अंडर रूट म्यू इनटू एप्सिलॉन। सो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एंड दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। हम इससे सीधे सीधे निकाल सकते हैं एंड ये जो फार्मूला है f इंटू लैम्डा इज इक्वल्स टू वेव स्पीड, ये हमेशा ट्रू है, वैलिड है। अगर हम एयर की बात करें तो c इक्वल्स टू लैम्डा इंटू f हम लिख सकते हैं, सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग पे। मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ यहाँ पे। सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, सपोज ये y डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है, x और t का कंपोनेंट है। वेव हमारी पॉजिटिव x डायरेक्शन पे जा रही है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज E नॉट साइन ओमेगा t माइनस kx एंड मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रही है, z डायरेक्शन में। इट इज गिवन बाय v ऑफ xt, v नॉट ऑफ साइन ओमेगा t माइनस kx. So these are the displacement equation of electric field and magnetic field in electromagnetic wave. Clear? One more thing. एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करती हैं। दैट इज वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एंड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर ये दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये इस तरह से प्रोड्यूस करती हैं कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है एंड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करती हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। मींस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ऑसिलेट होकर चल रही है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से ऑसिलेट होकर चलेगी। ठीक है ना।
तो मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का. So this is the displacement equation of electric field and this is the displacement equation of magnetic field. Remember, अगर ये साइन का फंक्शन लिख रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो मैग्नेटिक फील्ड भी साइन का फंक्शन आएगा. अगर ये कॉस का फंक्शन है तो ये भी कॉस का फंक्शन है. यहाँ पे अगर कुछ इनिशियल फेस आप ऐड कर रहे हो तो इसमें भी इनिशियल फेस ऐड करोगे, क्योंकि ये दोनों सेम फेस पे होती हैं. मीन्स ये वाला जो टर्म है हमारे पास में यहाँ पर का दिस टर्म, ये दोनों के लिए कॉमन रहेगा. ठीक है. एंड यहाँ पे जो टर्म आए हमारे ओमेगा इज 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी या फिर 2 पाई बाई टी एंड के इज एंगुलर वेव नंबर, इट इज 2 पाई बाई लैम्डा. हाँ, यहाँ पे हम के एक्स को पहले लिख सकते हैं और ओमेगा टी को बाद में लिख सकते हैं. एंड वन मोर थिंग, माइनस साइन कब लेना है? जब वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे जा रही है, और अगर वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन पे जाती है तो यहाँ पे हम बीच में प्लस साइन ले लेते हैं. इनको अदलने बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मतलब आप के एक्स को पहले लिख सकते हो और ओमेगा टी को बाद में लिख सकते हो. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन. अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आप मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है, ये तो पूरा डिस्प्लेसमेंट वेव फंक्शन हो गया. इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये टॉपिक आता है हमारा वेव मोशन पे, कि डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन कैसे लिखते हैं. यहाँ पे मैं उसके आगे का पार्ट यहाँ पे ले रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे. सो अगर आपको ई नॉट पता है तो बी नॉट भी आप निकाल सकते हो. यहाँ पे ध्यान रखना, C इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट होता है. ये एयर या फिर वैक्यूम के लिए है. एंड अगर कोई और मीडियम होता है तो इट इज नाउ ई नॉट अपॉन बी नॉट. हम वैसे ई अपॉन बी भी लिख सकते हैं क्योंकि ये वाला टर्म तो अल्टीमेटली कैंसिल हो ही जाएगा हमारा. ठीक है ना. ये जो टर्म है अगर यहाँ पे हम मीडियम ले रहे हैं तो फिर ये टर्म इस तरह से आ जाएगा. दैट इज, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड पता है तो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हम निकाल सकते हैं. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, जो वेव वेलोसिटी है, डायरेक्शन ऑफ वेव वेलोसिटी हियर, डायरेक्शन ऑफ वेव वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेव वेलोसिटी that is along the direction of E cross B. डायरेक्शन ऑफ वेव वेलोसिटी इज द, ये कैसे निकालेंगे कि भाई वेव किस डायरेक्शन पे जा रही है. सो इट इज गिवन बाय E क्रॉस B. E क्रॉस B, यहाँ इनटू नहीं है, E क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट से निकालेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा, E क्रॉस B करना, B क्रॉस E नहीं. E क्रॉस B करने से जो डायरेक्शन आएगा that will represent the direction of wave velocity. ठीक है. अच्छा, जिस डायरेक्शन में वेव चलेगी उसी डायरेक्शन में एनर्जी को भी लेके जाएगी, उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी ट्रांसफर करेगी. तो दिस इज आल्सो द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, है ना. या फिर इसी डायरेक्शन में ये क्या करेगी, मोमेंटम भी ट्रांसफर करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. क्लियर हो गया. तो ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स थे. अब हम आगे बढ़ते हैं. एनर्जी का कैलकुलेशन करना है यहाँ पे हमको. सो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे. अब हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं एनर्जी के कैलकुलेशन. सो रिमेंबर, फॉर 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई और 0 to t, वन टाइम पीरियड के लिए, वन कंप्लीट साइकिल के लिए, साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू या कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू ये किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1/2. ऑल्टरनेटिंग करंट जब पढ़ते तो फिर वहां पे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इसको, है ना. तो हम डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज करना है. और अगर आपको निकालना है तो फिर इसको इंटीग्रेशन कर लो यहाँ पे 0 से 2 पाई एंड नाउ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 to 2 पाई डी थीटा, या फिर p लेकर भी करोगे, देन यू विल गेट दिस आंसर. हाँ, तो ये रिजल्ट सीधे सीधे याद रखो कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की जो एवरेज वैल्यू होती है कितना होता है, 1/2 होता है. कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है अगर हमारे पास में,
जैसे लेट एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और इसकी अगर हमको एवरेज वैल्यू निकालनी है तो एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका ये होता है जैसे x1 से x2 तक एवरेज वैल्यू निकालना है इस फंक्शन में। सो इंटीग्रेशन x1 टू x2 ये एवरेज वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे फंक्शन की। ओके, लिमिट x1 टू x2 dx। तो किसी भी कंटीन्यूअस फंक्शन की अगर एवरेज वैल्यू निकालना है देन दिस इज द मेथड टू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। मैं यहाँ पे टॉपिक को थोड़ा सा जल्दी ले रहा हूँ लेकिन जब हम बच्चों के बीच में एक्सप्लेन करें तो अगर आपने पहले से ये टॉपिक पढ़ाया हुआ जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट के बाद जनरली हम ये टॉपिक में आते हैं, देन ऑल्टरनेटिंग करंट में ऑलरेडी हम ये प्रूफ करके बताते हैं कि ये एवरेज कैसे निकालना है, साइन थीटा की एवरेज वैल्यू निकालना, कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू निकालना, साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू निकालना। तो फिर वहां पे आप चीजों को और भी सिंप्लीफाई करो, ठीक है। सो हम ये जो रिजल्ट है ना इन रिजल्ट को सीधे सीधे यूज कर लेंगे। सो रिमेंबर दिस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, 1/2, राइट। सो किसी भी ऐसी जगह जहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है, या तो फिर यहाँ पे जो एनर्जी डेंसिटी होती है, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, एनर्जी डेंसिटी in electric field will be given by half of epsilon naught into E square. So this is the average energy density in electric field. And अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड भी है, then energy density in magnetic field, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी and this is energy density of magnetic field, right? अगर यहाँ पे मीडियम एयर है, कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, then energy density of in presence of electric field is given by this equation and energy density in presence of magnetic field is given by this equation, ठीक है। energy density means total energy in electric field per unit volume, so its unit is joule per meter cube, and it is total energy in magnetic field per unit volume, its unit is also joule per meter cube. So remember this, यहाँ पे हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी एनर्जी डेंसिटी अगर निकालना तो फिर इसको स्क्वायर करना है। सो एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हम इसको क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं फिर एवरेज लेंगे। सो रिमेंबर दिस टर्म, इट इज ई नॉट स्क्वायर, राइट, एंड फिर यहाँ पे आ जाएगा ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका एवरेज लेंगे। तो ये वैल्यू किसकी इक्वल आएगी यहाँ पे ई नॉट स्क्वायर, क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका एवरेज एज इट इज रहेगा, लेकिन ये वाले टर्म का एवरेज लॉन्ग टाइम पीरियड या फिर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए या वन टाइम पीरियड के लिए कितना होता है, ये 1/2 होता है, ठीक है। एंड मैग्नेटिक फील्ड की स्क्वायर की एवरेज वैल्यू इट इज गिवन बाय v नॉट स्क्वायर एंड नाउ इट इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसकी भी एवरेज वैल्यू अगर निकालो देन इट इज आल्सो b नॉट स्क्वायर इनटू 1/2, ठीक है। सो एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। मैग्नेटिक फील्ड की एवरेज एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी डेंसिटी है, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक्चुअल में ये ऑसिलेटरी फंक्शन है, तो फिर यहाँ पे इसकी जो एनर्जी डेंसिटी वो ये टर्म आ रहे हैं, सॉरी ये इनकी एवरेज वैल्यू आई, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी आएगी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये हम किसके लिए कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। सो एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाय, देखो फार्मूला ये है और ई की जगह में हमको ये पुट करना है हमारे। सो दिस कम्स आउट टू बी 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर एंड एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड विल बी गिवन बाय 1/4 v नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। सो इस तरह से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पे एवरेज एनर्जी डेंसिटी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमें टोटल एनर्जी डेंसिटी निकालना है। सो टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी इज सम ऑफ एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड
मैग्नेटिक फील्ड, एक्चुअल में हम ये प्रूव कर सकते हैं, मैं अभी प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों सेम होती हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका सम कर दें यहाँ पे दोनों एनर्जी डेंसिटी का, सो इट इज 1/4 E naught square plus 1/4 B naught square upon mu naught. It can be written as 1/2 epsilon naught into E naught square या फिर 1/2 B naught square upon mu naught. ये रीजन ये है यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी में, क्योंकि एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड आर सेम. So this is the calculation of energy density इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ये सिंपल मेथड है, मैंने थोड़ा टॉपिक को फास्ट लिया है, लेकिन बच्चों के बीच में जब हम टॉपिक को एक्सप्लेन करें तो बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन करें, एक एक टर्म को हम लोग एक्सप्लेन करें, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करें. तो जितना आप एक्सप्लेन करोगे, आप जितना धीरे एक्सप्लेन करोगे उतना बेटर रहेगा, आप बच्चों को उतना बढ़िया से समझोगे. लेकिन ये टॉपिक क्या होते हैं ना, लिंक पे चलते हैं. मतलब ये तो ठीक है, आप लोग ऑलरेडी ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, ऑलरेडी आप लोग 12 पास करके आए हो, आप जानते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं. तो इसलिए मैंने रैंडम टॉपिक उठा के यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन लिया है. सो जब भी आप डेमो दें, ठीक है, या फिर आप लेक्चर प्रिपेयर करें, तो लेक्चर के आप नोट्स जरूर प्रिपेयर करें. एंड नोट्स प्रिपेयर करने के बाद बेटर होना चाहिए कि जब आप क्लास में जाएं फुल आप कॉन्फिडेंट रहें और बिना देखे आप अपने लेक्चर को डिलीवर करें विथ फुल कॉन्फिडेंस. जब आप बिना देखे बिना नोट्स के जब आप लेक्चर डिलीवर करते हैं फुल कॉन्फिडेंस से, तो बच्चे के अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है कि जो हमारा मेंटर है, जो हमारा गाइडर है, जो हमारा एजुकेटर है, उसको खुद बहुत डेप्थ में नॉलेज है, तो वो हमको उबार लेगा. तो एक्चुअल में पूरा खेल कॉन्फिडेंस का होता है. तो जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, देन आपके बच्चे भी, जो आपके स्टूडेंट हैं, वो भी आपके कॉन्फिडेंस से वो भी कॉन्फिडेंट है. सो बेटर टीचर बनने के लिए या बेटर एजुकेटर बनने के लिए आपका खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए. और खुद का कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप खुद अच्छे से स्टडी करके, अच्छे से लेक्चर प्रिपेयर करके आप डिलीवर करें. सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलेंगे अगले वीक नए वीडियो के साथ में. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.